अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। हाँ, देखिएगा आज क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम फर्स्ट बुक पर पुनः आ गए। चूँकि अब तक जो पढ़ाए गए दो यूनिट हम सेकंड बुक से पढ़ाए हैं, यानी यूनिट 10 और यूनिट 11। यह देखा जाए तो हम सेकंड बुक से पढ़ाए हैं। इसके बाद हम फर्स्ट बुक पर पुनः आ गए हैं यूनिट 3, जो कि बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आना है और वैद्युत रसायन इस यूनिट का नाम है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है। क्या नाम है? वैद्युत रसायन। तो इसमें देखिएगा वैद्युत और रसायन दोनों शब्द है। वैद्युत देखा जाए तो फिजिक्स से संबंधित है और रसायन जो है केमिस्ट्री से संबंधित है। इसका मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है इसकी थियरी चलनी है। अगर यह लेसन या यह यूनिट आपकी तैयार रहेगी तो फिजिक्स भी आपके लिए आसान रहेगा, या फिजिक्स में तैयार है तो यह केमिस्ट्री भी आसान रहेगी। तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा सब लोग, और एक ही यूनिट में यह लेसन पूरा समाप्त हो जाएगा, जो कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है और बड़ा ही आसान आपके लिए रहेगा। तो देखिए, पहले नंबर पर परिचय में हम देंगे कि वैद्युत रसायन क्या है, यानी वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पहले समझना होगा। तो देखा जाए वैद्युत रसायन जो है रसायन विज्ञान की एक शाखा है। देखा जाए रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जिसमें एक छोटी शाखा वैद्युत रसायन की भी है, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला जाता है। यानी वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी जिसको आप बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के तो कई स्वरूप होते हैं, जैसे प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, वैद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा में भी ऊर्जा होती है। कई रूप होते हैं, उसका रूपांतरण भी एक दूसरे में होता है। और यहां पर जो रूपांतरण होगा वह किसमें होगा? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। तो पहले इसमें आप हेडिंग यही वैद्युत रसायन डालिएगा हेडिंग, और इसमें लिखना स्टार्ट करिएगा 2 लाइन लिखिएगा। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बदला जाता है। अथवा इसमें संबंध बताया जाता है। बढ़ा लीजिएगा, अथवा इसमें संबंध बताया जाता है। अब देखिए, पहले एग्जाम्पल में आप समझिएगा। आपके आसपास बहुत सारे सेल हैं, जिसमें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल भी है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है। सेल में देखा जाए तो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। चाहे वह आपका शुष्क सेल रहेगा, शुष्क सेल देखा जाए तो प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, जो कि टार्च में या घड़ी में या और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उनमें लगा होता है।
उसमें देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा होती है। जब आप उसको परिपथ से अटैच करते हैं, यानी किसी परिपथ से जोड़ते हैं, जैसे वह टार्च में जोड़िए चाहे घड़ी में जोड़िए, तो उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता हुआ है, और वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो वह चीज़ चलने लगती है। टार्च जैसे जलने लगती है, घड़ी चलने लगती है। तो यह बताइए कन्वर्जन है कि नहीं? कन्वर्जन है। अब यह ध्यान रखिए, कभी कभी होता है कि पूरा कन्वर्जन इकट्ठा नहीं हो पाता है। जैसे कुछ रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदली, कुछ रासायनिक ऊर्जा अभी संचित है। तो यह बताइए कुछ रासायनिक ऊर्जा बदली, जैसे आप कहते होंगे जनरली कि अरे अब तक हम लोग जो सेल का यूज किए उसमें लगभग 5% जो रासायनिक ऊर्जा वह केवल विद्युत ऊर्जा बदली है। शेष बताइए कितना परसेंट अभी बची है? 95% बची है। तो यह जो आपने बताया, यह देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में संबंध यह बता रहा। यह जो बात आप कर रहे हैं 5% की बात कर रहे हैं, यह संबंध बताता है। और जब पूरा का पूरा बदल लीजिएगा तो यह देखा जाए तो रासायनिक ऊर्जा का आप कहते हैं विद्युत ऊर्जा में हमने पूरा का पूरा चेंज कर लिया। तो इसीलिए हमने अथवा करके लिखवाया है कि अथवा इसमें संबंध बताया जाता है। संबंध आप इसी तरह बताते हैं, जनरली इसी तरह बोल देते हैं, तो समझ में आ जाएगा ना। सेल की बात हम कर रहे थे। सेल दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हैं। और सेकेंडरी सेल में एक बार अगर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल गई तो पुनः आप चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी है, आप पुनः बताइए चार्ज करके पुनः रासायनिक ऊर्जा में उसको चेंज कर लेते हैं। पहले उसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह कन्वर्जन होता जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आप लोगों को, लेकिन जानते रहिए सेल दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, इसको जानते रहेगा। और इसी का अध्ययन इसमें कराया भी जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेल में ही रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होना है। लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ उसके बारे में और भी तर्क करना है, और भी कुछ परिभाषाएं पढ़ना है। तब हम लोग लास्ट में जब सब जानकारी हो जाएगी तो फिर लास्ट में सेल पर चलेंगे, इसी लेसन में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह तो समझ में आ गया कि वैद्युत रसायन क्या है। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हेडिंग डाला। हेडिंग दिया है क्या? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। आप भी हेडिंग डालिएगा, ऑक्सीकरण डैश लगाकर अपचयन अभिक्रियाएं हेडिंग डालेगा। यह हेडिंग डालेगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। यह हेडिंग पड़ जाएगी। यह फर्स्ट हेडिंग पर हम लोग आ गए, यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन इसी को बोलते हैं, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं, और अभिक्रियाएं रहेंगे तो रिएक्शन रहेगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रहेगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं यह टॉपिक है। अगर इसकी परिभाषा आप 2 लाइन में देना चाहेंगे तो वह भी परिभाषा ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती। परिभाषा ये है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है वे कहलाते हैं क्या? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आया कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। यह बात तो नहीं समझ में आई होगी। केवल आपको परिभाषा हमें लगता है कि याद भी हो गई, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में जाने नहीं। परिभाषा तो आप उसी के आधार बना लिए, हम एक बार लिखवा भी देते हैं। चलिए नोट भी कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। यह तो परिभाषा आ गई होगी सबको, लेकिन इसमें अब समझ लेना कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। तो आप इसी टॉपिक में हम थोड़ा विस्तार करेंगे। टॉपिक तो ये है सिलेबस में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। अभी हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बिना उसके बताए। तो हम पहले एक बार ऑक्सीकरण अपचयन को समझा देते हैं, लिखवा भी देते हैं थोड़ा। तो आप लोग भी हेडिंग डालिएगा, इसी टॉपिक में रहेगा, इसी टॉपिक में ऑक्सीकरण हेडिंग डालेगा। टॉपिक आपका ही रहेगा, ऑक्सीकरण हेडिंग डालेगा। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेसिंग, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए ऑक्सीकरण क्या है, पहला टॉपिक तो ये आता है। तो आप समझिएगा, शुरू में अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण की परिभाषा इस तरह दी गई कि अगर किसी तत्व के साथ या किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो यह कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है पुरानी अवधारणा से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, उसके आधार पर जब इसको डिफाइन किया गया यानी परिभाषित किया गया, तो बोला गया कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व या आयन या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाएगा तो धन संयोजकता में बताइए वृद्धि होगी कमी होगी? वृद्धि होगी, धन संयोजकता में वृद्धि होगी। तो परिभाषा कई रूपों में दी जाती है, लेकिन सब एक ही तरह से होती है। लेकिन पुरानी अवधारणा से जो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन है, या हाइड्रोजन के साथ जो परिभाषा दी गई है, वह देखा जाए तो आज जो है हम लोग को समझाने में भी दिक्कत है, आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर अगर आप चलेंगे तो यह परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम देखिए उसी के आधार पर लिखवाते भी हैं। तो चलिए नोट करिएगा, ऑक्सीकरण में लिखिएगा, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व कामा आयन या अणु की धन संयोजकता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, यही परिभाषा रहेगी। यहां देखिए, धन संयोजकता में वृद्धि कहिए या कहिए अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं। बताइए, इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाएंगे तो वृद्धि तो अपने आप होना है। इलेक्ट्रॉन कोई त्याग करेगा तो उतना ही धनी रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो एक आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा 2 आवेश आएगा। तो बात तो ही आएगी, रूप केवल अलग अलग है। उसको गलत मत मानिएगा, वह भी सही है, यह भी सही है। अब देखिएगा सब लोग, यहां हम तत्व की बात किए हैं, आयन की बात हुई, अणु की बात हुई।
ध्यान दीजिएगा, सब हम समझा रहे हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल आपको देंगे तो हम तीनों रूप में दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। इसका क्या दे रहे हैं? तत्व में जैसे Na दे दीजिए, बहुत आसान है। Na बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो Na+1 बनाएगा कि नहीं? +1 बना लिया। तो यह देखिए तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया। तो बताइए इसकी पहले संयोजकता तो शून्य थी, कुछ नहीं थी। अब +1 हो गई तो बताइए वृद्धि हुई कि नहीं? क्या हुई? वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई तो बताइए इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन बैलेंस नहीं है। सोडियम में देखिए इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 11 हैं, और इसी में बताइए कितने हैं? 10 हो गए। एक त्याग करेगा तो एक कम होगा ना, 10 हो गए। अब बैलेंस करना है तो यहां पर 1e लगाकर बैलेंस करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जोड़िएगा तो 11 11 बराबर हो जाएगा। तो यह एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। चूंकि समीकरण को संतुलित करना भी जरूरी है, तभी इसको कंप्लीट माना जाता है। बोलिए, समझ में आ जाएगा ना? फिर इसी तरह बताइए तत्व में Mg ले लीजिए। अभी तत्व का दिखा रहे हैं। Mg बताइए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, इसका भी बताइए ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? और इसमें बताइए क्या जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 10। 10 2 12 तभी आएगा बैलेंस, इसीलिए 2 जोड़ा जाएगा। तो बोलिए यह तत्व का अभी हमने बताया एग्जाम्पल आपको, तत्व का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो बताइए समझ में आया होगा? इसको नोट करिए। फिर हम आयन का बताएं, अणु का बताएं। बोलिए, आ गया होगा? तो यह तो एग्जाम्पल हो गया तत्व का। आयन का चलते हैं। आयन में जैसे Fe है, Fe पर +2 होता, अगर एक और त्याग करेगा तो Fe +3 होगा कि नहीं? इसके बारे में परिचित होंगे सब लोग। इसको क्या पढ़ा जाता है? अस न, अस रूप होता है, और यह क्या होता है? इक रूप होता है, यानी फेरिक, और यह क्या? फेरस। इस सबको जानकारी होनी चाहिए। वेरिएबल वैलेंसी है, परिवर्ती संयोजकता का तत्व है Fe। और Hn भी है, Hn +2 है, और Hn इधर क्या होगा? +4 हो जाता है। यह देखिए अस यानी स्टैनस, और यह क्या है? स्टैनिक। अब बताइए यह 2 था, 3 त्याग किया तो 1 ज्यादा त्याग किया तो 1 जोड़ेंगे ना, और इसका भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? यहां सामने आप लोग लिख दीजिएगा क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। यहां बताइए क्या जुटा जोड़ेंगे? 2 त्याग किया है, 4 है, 2 एक्स्ट्रा है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, और यहां पर भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहां बताइए आयन का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? तो इसी तरह और भी समझिएगा आप, चाहे वह तत्व रहे, चाहे आयन रहे, चाहे अणु रहे। जैसे अणु में क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु का सूत्र क्या होता है? Cl2। ऑक्सीजन का O2 होता है, तो उस रूप में आएगा। तो यह समझ में अब आ जाएगा ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सब लोग। तो यह देखिए ऑक्सीकरण की परिभाषा हो गई कि ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व रहे, चाहे आयन रहे, चाहे अणु रहे, कि धन संयोजकता में क्या हुई है? वृद्धि होती है। यानी धन संयोजकता बढ़ती है, 0 से +1 हो जाएगी, हो सकता है, या +2 है +3 हो जाएगी, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल में। अब तो क्लियर होगा। तो अगर ऑक्सीकरण को डिफाइन करना रहे तो आप बस इसी तरह करके उसके बाद एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा सही माना जाएगा। फिर हम अपचयन को अब डिफाइन करने जा रहे हैं। नोट हो गया होगा सबका? चलिए आगे बढ़े। अब अपचयन क्या है, जिसको रिडक्शन आप बोलते हैं, वह हेडिंग डालेगा। इसको मिटा दें आप लोग, हेडिंग डालेगा अपचयन।
अपचयन टॉपिक रहेगा। रिडक्शन जिसको आप बोलते हैं अपचयन क्या है। यह टॉपिक है अपचयन। देखिए अगर देखा जाए तो उसकी उल्टी परिभाषा है इसमें। जैसे उसमें धन संयोजकता में वृद्धि होती है, इसमें क्या लिखेंगे, कमी होती है, उसी तरह रहेगा। तो लिखिएगा अपचयन वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व, आयन या अणु, तत्व कामा आयन या अणु की धन संयोजकता में कमी होती है। धन संयोजकता में कमी होती है, बोलिएगा। धन संयोजकता में क्या होती है, कमी होती है। अब आप देखिएगा, पहले हम क्या बोले, तत्व में जैसे Cl ले लीजिए, एग्जाम्पल अब लीजिएगा। Cl है, Cl का देखिए -1 होगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1। अब बताइए इसमें पहले तो 0 है, -1, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा है, 0 तो बड़ा था, -1 तो छोटा हो गया ना। तो बताइए कमी हुई कि नहीं, धन संयोजकता में कमी होगी तो यह इसका क्या हुआ, अपचयन लिखिएगा। अब इसको संतुलित करना है तो बताइए Cl में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 ना, और Cl -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 18। तो बताइए किधर का ज्यादा है, इधर का ना। तो आप इधर क्या करेंगे, 1e क्या करेंगे, जोड़े। अब की बार देखिए इलेक्ट्रॉन यह जो है इधर जुड़ेगा। चूंकि देखिए यह भी परिभाषा होती है रिडक्शन की कि अपचयन वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो बताइए यहां पर ग्रहण ही किया जा रहा है ना, यह भी परिभाषा ठीक है। या धन संयोजकता में कमी होती है, यह भी परिभाषा ठीक है। चूंकि ग्रहण किया जाएगा तभी कमी होगी। आई बात समझ में ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह तत्व हो गया, फिर आयन की बात करेंगे तो उसी को उल्टा घुमा दीजिएगा। जैसे Fe+3 है, इधर क्या हो जाएगा, Fe+2 कर दीजिएगा, उसका उल्टा घुमा दीजिएगा। अब बताइए कमी हुई कि नहीं, यहां तो स्पष्ट है 3 से 2 हो गया, कमी हुई। तो इसका भी क्या होगा, आप चयन यहां लिखिएगा। और बताइए इसमें क्या इतना जोड़ेंगे, 1 ही ना, 1 ही। यह देखिए अणु के रूप में लीजिएगा तो जैसे Cl2 ले लीजिएगा या ऑक्सीजन ले लीजिए। चलिए O2 से बताइए आयनन इसका होगा 2O-2 होगा। अब इसमें चलिए बैलेंस करिए। देखिए हम तत्व लिए हैं, आयन लिए हैं और अणु लेने जा रहे हैं। ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इसी तरह जवाब देते हैं। चूंकि गैसें हमेशा मॉलिक्यूलर अवस्था में होती है, आणविक अवस्था में। जैसे ऑक्सीजन का सूत्र या अणु सूत्र O2 होगा, क्लोरीन का अणु सूत्र Cl2 होगा, नाइट्रोजन का N2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें बताइए क्या हुआ, यह तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बताइए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलिए। O में बताइए कितना होते हैं, बताइए ना, 8 ना। तो O2 है तो बताइए 16 हुए कि नहीं, यानी 2 × 8 बराबर क्या, 16। इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन, बोलिए। O-2 में कितने हैं, 10, बोलिए। जब O में 8 है तो O-2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 10 हुआ, और 2 × 10 होगा तो बताइए कितना होगा, 20। अब बताइए किधर का कम है, इधर का कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो बताइए यहां पर 4 जोड़ा जाएगा कि नहीं, इसलिए 4 ही यहां जोड़ा जाए। समझ में आ गया ना। और इसका भी क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यहां सामने लिख दीजिएगा अपचयन हुआ। तो आपको हम तमाम एग्जाम्पल इसी तरह आप लोग और भी पढ़िएगा और सब मिल जाएगा आपको। यहां तो अलग अलग करके हम बताए, अब समीकरण को सम्मिलित करके बताएंगे, जो कि आप हेडिंग डाले हुए हैं। अभी इंतजार कर रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा, लेकिन अब वह इंतजार खत्म हो गया है।
अब आपको सीधा जो है समझ में आएगा। तो बताइए आ गया ना अब समझ में। अब तो हम समीकरण लिखने जा रहे हैं। अब आप पहचानिएगा किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ। चूंकि यह हेडिंग पड़ी हुई है, अभी ये समाप्त नहीं हुई। अब एग्जाम्पल किसका देंगे हम, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। परिभाषा तो आप लोग लिख लिए, बड़ी आसान थी। लिख लिए कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन एग्जाम्पल हम लोग छोड़ दिए थे। अब एग्जाम्पल दिया जाएगा तो वहीं पर नीचे लिखिएगा, स्टार लगाकर लिखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिएगा। अब हम आ गए पिछले पॉइंट पर, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उदाहरण देने आ गए। यहां पर हम लिख रहे हैं SnCl2 प्लस FeCl3। इसके बाद तीर लगाए, यहां पर लिख दे रहे हैं SnCl4 प्लस FeCl2। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यह एक रासायनिक समीकरण है, यह अभिकारक है दोनों। इसका नाम क्या है, स्टेनस क्लोराइड। यह SN की वैलेंसी यहां 2 है, पहचानिए इसको तभी कर पाएंगे। और यहां पर SN क्या है, 4 है। तो आपको बताया ज्यादा वाला क्या रहेगा, एक स्टेनिक क्लोराइड और कम वाला स्टेनस क्लोराइड। यह तो पहले ही बता चुके हैं। यहां पर बताइए Fe+3 वाला है, एक फेरिक क्लोराइड। और यह क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करके तब चला जाए आगे, देखा जाए। संतुलित करिए, क्या किया जाए। देखिए इधर 3 2 5 क्लोरीन है, इधर 4 2 6 हो रहा। तो क्या किया जाए, अगर यहां 2 लगा दें, चलिए 2 लगाते हैं, देखा जाए पहले। तो 2 यहां लगाएंगे तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। अब बताइए 2 3 6 2 8 हुआ कि नहीं, और यहां 2 दूना 4 4 8, बैलेंस तो हो गया। हो सकता है बैलेंस ना हो पाता तो हम हटाते, फिर दूसरे जगह लगाते, देखा जाता। यहां संयोग से पहली बार में सेट हो गया। बोलिए अब तो बराबर है ना संख्या। चूंकि जब भी रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा हमेशा, चूंकि नियम सब उसी पर लागू होते हैं संतुलित अवस्था में ही। असंतुलन में नियम नहीं लागू होते हैं। समझ गया ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या क्या हुआ कि इसका देखिएगा। आप बताइए SN के बारे में चर्चा करते हैं, SN की पहले चर्चा करते हैं। बताइए यहां पर SN की वैलेंसी क्या है, +2, और इधर क्या हो गई, +4। दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई देना चाहिए। तो बताइए +2 से +4 हुआ तो SN का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहां पर लिख देंगे क्या, ऑक्सीकरण। आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं। SN +2 से इधर क्या हुआ है, SN +4, किधर जोड़े, इधर ना कितना, और इसका क्या हुआ बताइए, ऑक्सीकरण। इस तरह भी लिख सकते हैं और या तो इस तरह भी लगा सकते हैं, हम दोनों कर रहे हैं। बोलिए ठीक है। और Fe का क्या हुआ, जरा बोलिए। गैस से मत बताइए कि एक का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपचयन होगा करेगा, नहीं ऐसा कोई जरूरत है नहीं, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। वह तो नहीं आएगा तब गैस करेंगे कि एक का यह हुआ तो दूसरे का यह होगा करेगा। बोलिए चलिए। तो इसका Fe का बताइए यहां पर कितना है, बताइए 3 है, तो +3 ना, यहां पर लगाते हैं +3 है, और यहां पर बताइए क्या हो गया, +2 हो गया। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन हुआ। चूंकि +3 से +2 का मतलब कमी हुई, तो बताइए इसको क्या कहते हैं, अपचयन ना, अपचयन कहेंगे। तो यहां पर आप Fe को भी लिख सकते हैं इस तरह, Fe +3 से इधर क्या हो गया, Fe +2 हो गया। तो बताइए यहां पर किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, इधर ना, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा जाएगा, और इसका लिख देंगे क्या हुआ,
अपचयन होगा। कैसे होगा यहां पर देखिए, अलग भी करके हमने बताया, वहां भी समझा दिया। आप लोग भी इसी तरह नोट कर लीजिएगा, अब विस्तार से समझने का प्रयास करिएगा। तो यह बताइए, उदाहरण ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का रहेगा कि नहीं? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उदाहरण रहेगा यह। तो अगर आता है ऑक्सीकरण की परिभाषा अलग से पूछता है तब भी आप लिख ले जाइएगा, अपचयन को अलग से पूछेगा तब भी लिखिएगा। उसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं तो ऊपर हमने लिखवाया ही है, और एग्जाम्पल यह दीजिएगा, यहां आकर के दीजिएगा, लेकिन तब बीच वाला मत लिखिएगा, यह तो समझाने के लिए हम बताएं। लिखिएगा, उपरोक्त अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, उपरोक्त अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया भी बोलते हैं इसको, अथवा रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। उपरोक्त अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया अथवा रिडॉक्स अपक्रिया, यह भी नाम ध्यान रखिएगा। रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है, अथवा रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अगर आ गया रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं तो इसका मतलब समझिएगा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया पूछ रहा है, क्योंकि इसका दूसरा नाम यह भी है, रिडॉक्स अपक्रिया। अब एक बात और समझिएगा, बल्कि स्टार लगाकर समझिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का, बताइए अगर क्लोरीन की थोड़ा चर्चा कर ले, क्लोरीन का बताइए यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, इधर भी -1 है, तो क्लोरीन का कुछ नहीं हुआ, ना तो ऑक्सीकरण ना तो अपचयन। जिसका अपचयन ऑक्सीकरण हुआ है उसी को लिखे हम। यहां पर क्लोरीन के बारे में अगर चलना चाहेंगे तो क्लोरीन का कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीकारक और अपचायक भी होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक भी होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, इसका बताइए ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं, तो यह कहलाएगा क्या, अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक, नाम लिख दीजिए। और जिसका अपचयन हुआ है उसे ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीकारक इसका नाम रहेगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, और हम नीचे स्टार लगवाकर परिभाषा लिखवा देते हैं। कभी कभी यह भी पूछ सकता है तो आपको आना चाहिए, ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा रहेगी आगे स्टार में, और आप एग्जाम्पल में ही उदाहरण ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार लगाकर अब नोट करिएगा नीचे, किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का, किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक, उसे अपचायक तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। नहीं, बस हो गया,
सभी रासायनिक अपक्रियाओं में होगा, अगर हो रहा है तो ऐसा हो गया। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक तथा जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसमें एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन होना तो जरूरी रहेगा, ये जानिएगा, जरूरी रहेगा। आप देखिए एग्जाम्पल कोई रटा रटाया नहीं है, और भी कोई एग्जाम्पल आप लेकर इसको समझा सकते हैं। जैसे देखिए Na है प्लस यह Cl है, यह बनाएगा, देखिए NaCl बनाएगा अब प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। आप देखिए यहीं पर किसका क्या हुआ, यहां पर आप बैलेंस करिएगा, पहले हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 नहीं है तो यहां 2 लगाएगा, और यहां 2 लगेगा तो यहां भी 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा। बोलिए लगेगा कि नहीं? अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि इसका पहचानिएगा इसको। Na बताइए, यहां पर तो 0 है और यहां पर NaCl कैसे बना होगा? Na पर +1 रहा होगा तभी ना। तो बताइए Na का क्या हुआ? बोलिए ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? ऑक्सीकरण हुआ। आप अगर थोड़ा समझने लगेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी रासायनिक अपक्रिया में आप समझा सकते हैं, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि यही रटा जाए। फिर ध्यान दीजिएगा H का क्या हुआ है, देखिएगा जरा। H तो यहां था तो +1 बना होगा, यह Cl +1 और Cl -1, चूंकि धनायन बनाने की प्रवृत्ति है इसमें। और यहां पर बताइए 0 हो गया कि नहीं? तो इसका बताइए +1 से 0 का मतलब क्या हुआ? कमी हुई ना। तो इसका बताइए क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो बताइए यह भी तो रासायनिक अपक्रिया है, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। तो देखिए प्रायः सभी रासायनिक अपक्रियाएं जो भी हैं उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, तो ऑक्सीकारक और अपचायक तो रहेंगे। आ जाएगा आप समझ में? तो एक स्टेप अभी हमने बताया है कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है, इसमें ऑक्सीकारक अपचायक क्या है, इसकी बात हमने क्लियर कर दिया पूरा, बल्कि विस्तार से लिखवा भी दिया, समझा भी दिया। और देखिएगा जो आपको पढ़ने का लक्ष्य है कि मतलब हम सेल पढ़ेंगे जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला जाता है, तो उसमें भी देखिएगा सेलों में भी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होनी है। उसी की तैयारी हम करवा रहे बेसिक तौर पर, और यह टॉपिक आपके सिलेबस में भी है जिसको हमने बता दिया। अब आप दूसरा टॉपिक पर जब चलिएगा, पहले समझिए सब लोग। तो उसमें है कुछ पदार्थ देखे विद्युत के चालक तो होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, तांबा है, यह सब देखा जाए तो विद्युत के चालक है। क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो गलित अवस्था में या किसी विलायक में घुल जाएंगे तो वे विद्युत चालक का काम करने लगते हैं। जैसे नमक है जिसका फार्मूला NaCl है, अगर वह ठोस अवस्था में है तब तक तो वह अचालक है, उसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी। और जल अगर शुद्ध है तो उसमें भी विद्युत धारा नहीं जाएगी। लेकिन यही जब नमक जल में आप मिला देंगे और उसमें घुल जाएगा नमक, तो बताइए विद्युत का चालन होने लगता है। तो बताइए अगर देखा जाए तो जो कुछ ठोस पदार्थ है वह विलयन अवस्था में विद्युत के चालक बन जाते हैं। एक तो चालक उस तरह है जैसे आयरन हमने बताया, लोहा बताया, आयरन बताया, और एल्यूमिनियम बताया, तांबा बताया, सब बताया। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस रूप में है, जैसे नमक हमने उदाहरण बताया। जब इसको गलित अवस्था में लाते हैं तो ये विद्युत के चालक का काम करने लगते हैं। लेकिन जब इसको किसी विलायक में घोलिएगा तब वजह क्या है कि जब NaCl जल में घुलेगा तो Na+ और Cl- आयनों में टूटेगा। तो Na+ और Cl- आयनों में जब यह टूटता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे तो आवेश का प्रवाह होगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इस पर आधारित देखिए, अगर हम चालकों की बात करें तो कुछ चालक तो हमने बता दिया कि हैं, कुछ चालक विलयन अवस्था में चालक का काम करने लगते हैं। इन चालकों पर
ओम का नियम लगता है। यह देखा जाए तो फिजिक्स से संबंधित है, जो कि आपके केमिस्ट्री में भी दिया है। ओम का नियम हाई स्कूल में भी बताया गया, यहाँ इंटर में भी है फिजिक्स में। ओम का नियम यही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप वगैरह ना बदला जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उसके विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। वी अनुक्रमानुपाती आई, जिसको बोलते हैं वी बराबर आर आई आता है, आर बराबर वी अपान आई। तो यह सब नियम इन पर लागू होगा। किस पर? जो चालक विलयन अवस्था में चालक का काम करेंगे या उस तरह से सामान्य अवस्था में चालक का काम करेंगे, उसमें ओम का नियम सम पे लगना है। चाहे वह विलयन के रूप में रहे, चाहे ठोस रूप में रहे, कोई चाहे तार के रूप में रहे, समझिए सब पर देखा जाए ओम का नियम लागू होगा, लेकिन चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, बस इतना है। ये नहीं कि आप किसी चालक को ठंडा रखिए और किसी चालक को हीट कर दीजिए, तब तो ओम का नियम का पालन नहीं हो पाएगा। इसका विस्तार तो बहुत लंबा है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहां भी हम समझाकर आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बोलिए, समझ में आ गया सबको ना? आक्सीकारक अपचयन समझ में आ गया ना? आक्सीकारक अपचायक भी आ गया। आक्सीकारक की परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अक्रिया में जिसका अपचयन होगा वह आक्सीकारक होगा, उल्टा है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक। एकदम परिभाषा बहुत सिंपल तौर पर बताई गई है, उसको नोट भी कराई गई, सब लोग ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे तो उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, थोड़ा फिजिक्स से संबंधित रहेगा। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।